Public School online channel. Today's topic of class 10th science is chapter number 3, metal and non-metal, or it's a part 2 video. So let's continue the topic from previous video. We are discussing about the chemical properties of metals, जिसमें हमने कुछ डिस्कस कर ली थी, लाइक रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद वाटर, और इसके अलावा अपन देखते हैं चौथा यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज में जाती है रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट। तो इस तरह की जो अपन ने रिएक्शन है चैप्टर नंबर 1 में भी हमने देखा था, जिसको अपन ने बोला था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वही रिएक्शन जो हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ा है, यहाँ पर वो रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट के फॉर्म में आ जा रहा है। तो जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ पर एक सीरीज याद रखनी पड़ती है, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज के बाद आप इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उनको आसानी से देख सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बुक में मैं थोड़ा पहले रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर लूँ, उसके बाद हम यहाँ पर ये टॉपिक की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको एक चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो रिएक्टिविटी सीरीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज एक लिस्ट है मेटल्स की, जिसमें मेटल्स को उनकी घटती हुई रिएक्शन की एक्टिविटी के आधार पर उनको व्यवस्थित किया गया है। यानी कि सब सीरीज में सबसे पहले आने वाला जो मेटल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और सबसे अंत में आने वाला रिएक्शन सबसे कम रिएक्टिव हो जाता है। यानी कि सीरीज में आप देखें पोटेशियम से आप जैसे जैसे नीचे की तरफ यहाँ पर गोल्ड की तरफ जाते जाएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले जो आने वाला मेटल है वो बाद में आने वाले मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। ये आपको याद रखना जरूरी है। यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस इज लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो उसके लिए आपको ये छोटी सी जो आपकी सीरीज दी गई है, जिसको हम बोल रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज, बुक में भी गिवन है, इसको आपको पूरा याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा मेटल सीरीज में पहले आ रहा है और कौन सा मेटल सीरीज में बाद में आ रहा है। एक बार आपको ये पूरा अच्छे से लर्न हो जाए, इसके बाद आप आसानी से किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपको गिवन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो आफ्टर लर्निंग ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे एक मेटल की रिएक्शन आप मेटल, जैसे अपन ने बात करें फॉर एग्जांपल मेटल ए की आप रिएक्शन मेटल बी के किसी सॉल्ट से करा रहे हैं। इफ यदि हम बात करें मेटल ए मोर रिएक्टिव है और मेटल बी जो है लेस रिएक्टिव है अकॉर्डिंग टू सीरीज, तो जो मेटल ए है वो मेटल बी को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन ए बन जा रहा है और मेटल बी उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना ये जरूरी है कि सीरीज में पहले आने वाला मेटल बाद में आने वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो डिस्प्लेस सॉल्यूशन से कौन होगा लेस रिएक्टिव और कौन करेगा मोर रिएक्टिव। जैसे आपको यहाँ एग्जांपल अपन दें, आयरन को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पुट किया, तो यहाँ पे आप रिएक्शन के बाद देख सकते हैं कि आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है और कॉपर जो है अपने सल्फेट सॉल्यूशन से अलग होकर के एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आयरन है वो मेटल ए की तरह बिहेव कर रहा है और जो कॉपर सल्फेट है में ये मेटल बी की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन जो है मेटल ए का बन जा रहा है और मेटल बी जो है अपने सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो इसके लिए आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो आपको याद रखना जरूरी है, जिसमें आप आसानी से जज कर सकते हैं कि कौन सा मेटल पहले आ रहा है और कौन सा मेटल बाद में आ रहा है। तो whichever metal comes first in the series that can displaces the other metal from its salt solution। तो ये आप देख सकते हैं कि मेटल को दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में रखने पर वो अदर मेटल को डिस्प्लेस करेगा या नहीं, ये उसकी रिएक्टिविटी यानी कि रिएक्शन करने की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाएगा। सो नाउ लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। तो यहाँ पर एक बात आती है रिएक्टिविटी। व्हाट इज द रिएक्टिविटी? तो रिएक्टिविटी हम क्या कह रहे हैं, रिएक्टिविटी इज अ टेंडेंसी टू अटेन
कंप्लीटली फिट वैलेंस सेल, जो भी आपका एलिमेंट है उसके जो भी वैलेंस सेल में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लास्ट ईयर में आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में देखा होगा कि हर एक एलिमेंट का एक एटम में कुछ सेल्स होते हैं और सबसे आउटर मोस्ट सेल जिसको अपन बोलते हैं क्या, वैलेंस सेल। तो जो भी एलिमेंट है उसका वैलेंस सेल का क्या टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल की जो नंबर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है उसको वो गेन करना चाहती है या अटेन करना चाहती है। तो उसी को अपन यहाँ पर बोल देते हैं रिएक्टिविटी। ये मेटल में नॉर्मली अपन देते होते हैं आउटर मोस्ट सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको वो आसानी से लूज करके क्या बना देते हैं, कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन। इसलिए मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं कंपेयर टू अदर, जैसे कि नॉन मेटल वो क्या करते हैं, अपनी जो वैलेंस सेल की जो कैपेसिटी को अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रिएक्टिविटी टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीट फिल्ड वैलेंस शेल वाया एटम ऑफ एनी एलिमेंट। तो आप यूजुअली क्या देखते हैं कि एटम्स ऑफ मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म अ कैटायन, जिसको आप कह सकते हैं पॉजिटिव आयन। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें यहाँ पर, फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें कि सोडियम डेफिनेटली एक मेटल है और सोडियम का आपको जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ा वो याद होना चाहिए, 2, 8 और 1 हो जाता है। तो जो अपन देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल में सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकता है, लूज, रेदर देन 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय तो ये लूज करके सोडियम का आयन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन बन जाता है सोडियम को, जिसको अपन कह रहे हैं कैट आयन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एटम ऑफ मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म अ कैटायन या पॉजिटिव आयन। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल नॉन मेटल की बात करें तो क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको थोड़ा बहुत याद होगा, दैट इज 2, 8 और 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 7। तो क्लोरीन क्या कर सकता है, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना क्लोराइड माइनस आयन बना देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और नेगेटिव आयन या इंग्लिश में साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें एनायन बना देता है, और मेटल आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है मेटल और अपना रिस्पेक्टिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मेटल और नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करके अपनी रिएक्टिविटी के थ्रू रिएक्शन कर लेते हैं। आगे हम देखेंगे इसी में कि जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो रिएक्शन से किस टाइप के आपके कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद द आयनिक कंपाउंड। सो यहाँ पर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं जो अपन ने अभी प्रीवियस रिएक्शन में देखा कि कैसे मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर के कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन बनाते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन या नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो इन्हीं मेटल के कैटायन और नॉन मेटल के एनायन के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है तो इससे स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाते हैं। उन्हीं कंपाउंड को हम यहाँ पर कह रहे हैं आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेटल और नॉन मेटल की क्या बन रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आयन बन रहे हैं और इन आयन के बीच में ही क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। तो आयन के बीच इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जा रहा है इसलिए बोल रहे हैं आयनिक कंपाउंड। और दूसरा नाम जो हमने दिया है इलेक्ट्रोवैलेंट। तो इलेक्ट्रोवैलेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके एक्सचेंज हो जाने के पहले इसमें स्पेसिफिक टाइप का क्या आ रहा है आपका चार्ज, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है आयन या फिर नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो जाने के कारण और इनके बीच इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज हो जाने के कारण हम इनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का नाम देते हैं। तो आयनिक कंपाउंड क्या हो जाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। सो आप इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड एज अ आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आयनिक कंपाउंड में एक मेटल मौजूद है और एक नॉन मेटल है और दोनों अपने आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं।
आगे हम देख रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड की कुछ क्या हो जाती हैं प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो यूजुअली कुछ आयनिक कंपाउंड जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड एक तरह का आयनिक कंपाउंड है जिसमें आप देख सकते हैं फिजिकल नेचर। तो यूजुअली हम देखते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड बिकॉज आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस कारण से आप देख सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड का फिजिकली नेचर नॉर्मली कैसे हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पर ये होती है कि सॉलिड और हार्ड हो जाने के साथ साथ ये आसानी से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करने पर ब्रेक भी हो जाते हैं। तो यानी कि कैसे हो जाते हैं, ब्रिटल इन नेचर। एक्सटर्नली आपको देखने पर कैसे लगेंगे, सॉलिड भी हैं, हार्ड भी हैं, लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो आसानी से अपने पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए कैसे हो जाते हैं, ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, फिर दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं आयनिक कंपाउंड किनसे मिलकर के बने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से, और इनके जो बीच में जो चार्ज होता है उसके कारण इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत हाई होता है। इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए अपन को बाहर से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। दैट्स वाई आप देख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। फिर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, सॉल्युबिलिटी, यानी कि अगर अपन किसी आयनिक कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो वो आसानी से डिसॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं, इस कैपेसिटी को अपन बोल देते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड इन विच दे कैन इजीली डिसॉल्व इन एनी काइंड ऑफ अ सॉल्वेंट। तो बात करें नॉर्मली जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि वाटर। ठीक है, लेकिन बात करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, जैसे कि समटाइम के केरोसिन और या फिर अपन बात करें पेट्रोल, तो इनमें आपके जो आयनिक कंपाउंड है आसानी से डिसॉल्व नहीं होते। और एक चीज और रहती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स आल्सो ऑन द टेम्परेचर। एक रेंज तक अगर आप सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन एक टेम्परेचर के बाद वो फिर चेंज होने लगती है। फिर चौथी प्रॉपर्टी हो जाती है कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दो कंडीशन में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एक तो मॉल्टन यानी कि डिसॉल्व पिघली हुई अवस्था में, कि अगर आप इनको इतना ज़्यादा गर्म कर दें कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं, और या फिर इनके सॉल्यूशन फॉर्म में, अगर आप उनको किसी सॉल्वेंट में क्या बना दें, सॉल्यूशन फॉर्म में, तो ही आयनिक कंपाउंड आपके जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर ये सॉलिड फॉर्म में होंगे तो ये किसी भी कंडीशन में आपके इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स अगर आप जैसे कि रॉ सॉल्ट यानी कि ठोस सॉल्ट लेंगे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगी। वहीं आप अगर सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके उसका सोल्यूशन बनाएंगे तो वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी, या फिर सॉल्ट को आप इतना ज़्यादा हीटअप कर दें कि वो मेल्ट करके लिक्विड हो जाए, तो उस कंडीशन में भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगी। तो आप देख सकते हैं आयनिक कंपाउंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन एंड सॉल्यूशन स्टेट बट नॉट इन अ सॉलिड स्टेट। नाउ यहाँ पर अनदर एक छोटा सा टॉपिक आपके इस चैप्टर में गिवन है। लास्ट ईयर इसको सिलेबस से रिमूव कर दिया गया था, लेकिन इस साल अपन थोड़ा सा ब्रीफली इसको पढ़ लेते हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा पार्ट पढ़ाएंगे और इसके बाद वाले वीडियो थर्ड पार्ट में थोड़ा सा इसका पार्ट रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, अकरेंस ऑफ मेटल। के जहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टी की, लेकिन जो मेटल्स अवेलेबल हो पाते हैं हमें वो कैसे हो पा रहे हैं उससे संबंधित यहाँ पर टॉपिक की अपन बात करेंगे। तो अकरेंस ऑफ मेटल की बात करें तो सोर्स ऑफ जो मेटल है वो मेनली क्या हो जाता है, या तो अर्थ क्रस्ट में आपको मिलेंगे या फिर इसके कुछ सोर्स हो जाते हैं सी वाटर। जैसे कि अपन बात करें कुछ मेटल के जो सॉल्ट होते हैं वो आपको सी वाटर, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ये आपको सी वाटर में भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दो डेफिनेशन गिवन है बुक में, जिसमें कि सबसे पहले आप देखें डेफिनेशन हो जाती है मिनरल्स। मिनरल्स क्या हो जाते हैं, यहाँ पर अपन बात करें हिंदी में भी सुन लीजिए, खनिज।
तो मिनरल्स क्या हो जाते हैं? द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड एज अ मिनरल। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड, कुछ एलिमेंट्स फ्री स्टेट में मौजूद होते हैं, जैसे अपन बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड जो है अर्थ क्रस्ट में गोल्ड के फॉर्म में ही अवेलेबल होता है, या फिर अदर मेटल की बात करें तो वो किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर अपन डेफिनेशन में ये समझना चाह रहे हैं दैट द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which occurs naturally in the earth crust are called as a minerals। ठीक है, कि ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिनरल्स, या फिर हिंदी में कहें तो खनिज। फिर बात आती है दूसरे यहाँ पर कि और क्या है हिंदी में अपन कह दें तो अयस्क। तो और क्या है? ऐसे मिनरल्स दैट कंटेन, ऐसे मिनरल जो कि बहुत ज्यादा या हाई अमाउंट में पर्टिकुलर मेटल या फिर को अपने अंदर समाहित किए हुए होते हैं, या फिर अपन बात करें तो मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट सच मिनरल कॉल्ड एज अ ओर। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि ऐसे मिनरल्स जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में मेटल पाया जाता है, या फिर ऐसे मिनरल जिनसे अपन लाभदायक तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके, ऐसे मिनरल क्या कहलाते हैं? आपके ओर्स, यानी कि अयस्क। So minerals that contain very high percentage of the metal and the metal can be profitably extract from it, such minerals called as a ore। तो ऐसे मिनरल जिसमें आप बहुत ज्यादा अमाउंट में मेटल मिलता है, या फिर उनमें से मेटल आप आसानी से या फिर लाभदायक तरीके से निकाल सकते हैं, तो ऐसे मिनरल को अपन क्या बोल देते हैं? ओर। यहाँ पर एक आपका ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि अपन कहेंगे ऑल मिनरल्स आर ओर। तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाता है, गलत हो जाता है। सारे मिनरल्स ओर नहीं है, क्योंकि हमने अभी बात करी कि ऐसे मिनरल जिसमें से आप हाई अमाउंट में मेटल मौजूद है और उसमें से मेटल को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वही मिनरल क्या कहलाते हैं? ओर। लेकिन इसका जस्ट आप अपोजिट कर दें कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका ट्रू यानी कि सही हो जाता है। सारे के सारे जो ओर्स हैं वो मिनरल हैं, लेकिन सारे मिनरल ओर नहीं है। ठीक है, नाउ मेटल की एक सीरीज आपको गिवन है जो कि किस किस फॉर्म में आपको ये अर्थ क्रस्ट या सी वाटर में मिल सकते हैं, वो अपन थोड़ा बुक में देख लेते हैं। और इसके बाद के जो टॉपिक है, जैसे अपन बोले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो उसके जो डिटेल स्टेप है वो इस चैप्टर के वीडियो नंबर पार्ट 3 में आपको देखने को मिलेंगे। और उससे संबंधित जो भी स्टेप्स हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की, तो पहले अपन देख लेते हैं मेटल की लिस्टिंग और उनकी जो भी ओर्स या कंपाउंड कैसे अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर आप एक लिस्ट ऑफ मेटल देख सकते हैं जिसमें कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इसके आगे आप देख सकते हैं वेरी रिएक्टिव मेटल, तो ये नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट, और इनका आप जो एक्सट्रैक्शन है वो किस प्रोसेस से कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि अपन आगे इस वीडियो के थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिर मॉडरेटली रिएक्टिव यानी कि बीच की अवस्था वाले जिंक, आयरन, इसके बाद लेड, कॉपर और मर्क्यूरी अकर्स एज, किस फॉर्म में आपको मिलेंगे इनके मिनरल्स? या तो इनके मिनरल सल्फाइड होंगे, ऑक्साइड होंगे, इनके मिनरल कार्बोनेट हो सकते हैं, और आप इनको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन। फिर सबसे लास्ट में आ जाता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड अकर्स इन नेटिव या फ्री स्टेट, या आपको अर्ध क्रस्ट या नेचर में मुक्त अवस्था यानी कि सिल्वर और गोल्ड जो है आपको सिल्वर या गोल्ड के फॉर्म में ही मिलेंगे, एलिमेंट के फॉर्म में, ना कि कंपाउंड के फॉर्म में। तो इस मेटल सीरीज में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मेटल किस किस फॉर्म में आपको अवेलेबल हो सकते हैं और उनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी। नाउ आज के इस वीडियो में हम यहीं पर थोड़ा समाप्त करते हैं। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे मेटल के एक्सट्रैक्शन की डिफरेंट आपकी स्टेट होती हैं, और दो छोटे टॉपिक आपके गिवन है, एक तो कोरोजन इस चैप्टर में गिवन है, और थोड़ा सा अपन एलॉय के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। So thank you for watching today's video. Do like, share and subscribe our channel Mastermind Public School Online and study well.